Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET, जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी, और आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा नीट मॉड्यूल हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, आपका जो नीट मॉड्यूल आपके लिए डिवाइस किया है या डिज़ाइन किया है, इसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जो आपको मिल जाते हैं हर लेक्चर के बाद। ठीक है, मतलब हम लेक्चर वाइज अपने टॉपिक्स कवर करते जाते हैं। हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं जो नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, वो यहाँ पर आपको कवर करवा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, सेकेंड चीज़ है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ PDF। अब जो भी हमने लेक्चर कवर किया है उसी से किस तरह के क्वेश्चंस निकल कर आएंगे, ये आप कहाँ देख लेते हो? आपके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में, और ये आपको इन द फॉर्म ऑफ PDF मिलता है। या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप magnetbrains.com पर जा करके इस DPP को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो लेक्चर तो अटेंड कर लेते हैं लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं लगाते। तो ये गलती आप नहीं करेंगे, सिंस आप मैग्नेट ब्रेन्स पर पढ़ रहे हैं तो ये चीज हम आपसे होने भी नहीं देंगे। हम बिल्कुल आपके पीछे लगे रहेंगे कि DPP सॉल्व करनी है गाइज, उसके बाद ही आगे का कुछ पढ़ना है ना। DPP सॉल्व करने का क्या एडवांटेज है आपको पता है? आप टाइप ऑफ क्वेश्चन किसी टॉपिक से क्या आया है, थ्योरेटिकल आएगा, न्यूमेरिकल टाइप आएगा, कन्वर्जन आएगा, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, ये सारी बातें आप DPP के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब एक बार DPP हो गया, फिर आपको मॉड्यूल में ही DPP सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि मान लीजिए आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बने तो आप DPP सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हैं, या फिर आपसे क्वेश्चंस बन गए हैं तो आप देख सकते हैं कि अप्रोच किस तरह से करना है ना। टू चेक योर अप्रोच ऑल्सो दिस इज हेल्पफुल। तो ये आप DPP सॉल्यूशन वीडियोस के थ्रू कर सकते हो, और इसके सॉल्यूशन वीडियोस भी लेक्चर हो गया, DPP इन द फॉर्म ऑफ PDF हो गया, या फिर सॉल्यूशन वीडियोस हो गया, ये सभी आपके लिए अरेंज्ड है, एक ही जगह पर आपको मिल जाता है, दैट इज ऑन magnetbrains.com। ठीक है, चलो, अब फाइनल चीज है चैप्टर वाइज MCQs। जब हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है तो उससे हम फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं भाई, कि किस तरह के क्वेश्चंस अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस इज लाइक कि अब हमें और प्रैक्टिस करनी है। हमने एक एक बार तो सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस भी लगा लिए, अब बात आती है प्रैक्टिस की। और प्रैक्टिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी आते हैं, कॉन्सेप्ट हमें समझ में भी आ जाते हैं, एग्जाम में जो आता है वो इजी आता है, लेकिन हमसे इजी चीजें भी नहीं बनती हैं। रीजन इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये चीज हम आपकी पूरी करवाएंगे। इसके बाद आता है PYQ वीडियोस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस में क्या है भाई, हर चैप्टर के बाद में आपकी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज स्टार्ट होती है। ठीक है, उसमें क्या करवाते हैं, जितने भी उस चैप्टर से पुराने क्वेश्चंस आए हुए हैं ये सारी चीजें आपको करवा देते हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि हमने इतनी प्रैक्टिस तो कर ली है यार, लेकिन एग्जाम में जो आने वाला है वो हमसे बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो इस तरह की एनालिसिस आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस के थ्रू हो जाती है। तो ये सीरीज हम बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, जुडिशली इसको करना है फॉलो, और खुद से भी कोशिश करनी है क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि आप पूरा कुछ पढ़ करके यहाँ तक आते हो। ऐसा नहीं है कि हम आपको डायरेक्टली PYQs करवा रहे हैं, एक ऑर्डर होता है, लेवल लेवल की प्रैक्टिस होती है। तो ये सारी बातें हम कहाँ पर सीखते हैं? इस मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहली चीज थी हमने लेक्चर अटेंड कर लिया, उसके बाद DPP सॉल्व कर लिए, DPP सॉल्यूशन देख लिए कहीं कुछ गड़बड़ हो गई या नहीं। ठीक है, उसके बाद हमने बाकी प्रैक्टिस कर ली, जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, फिर हम आते हैं PYQs पर। ठीक है, तो एक आपकी लेवल बाय लेवल प्रैक्टिस होती जाती है। चलिए, अगली चीज है डाउट सॉल्विंग सेशन। डाउट सॉल्विंग सेशन में क्या होता है, जैसे मान लो कि हम यहाँ से आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पढ़ा रहे हैं, आप वहां से पढ़ रहे हो, बिल्कुल अच्छे से रेगुलरली फॉलो कर रहे हो लेक्चर्स, लेकिन एक होता है ना कि कुछ डाउट्स रह जाते हैं, तो वो हम कहाँ कवर कर सकते हैं? हमारे
डाउट सॉल्विंग सेशंस में जो एक्सक्लूसिवली स्टूडेंट्स के लिए रखे जाते हैं, जिसमें हम 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। तो ये भी आपके नीट कोर्स मॉड्यूल का हिस्सा है। फाइनली वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, इसके बाद गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, किस तरह का पेपर आता है, क्या पैटर्न होता है उसका, मतलब कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, कितने सेक्शंस होते हैं, कितने क्वेश्चन का मार्क होता है, कितने मार्क का क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपके पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप वो एग्जाम के लिए अपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें भी हम आप तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट सेशंस, बीच बीच में रख लेते हैं कभी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है भाई प्रेपरेशन के दौरान मोटिवेटेड फील करना, ठीक है। क्योंकि आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल जोर शोर से, तो देयर कम्स अ पॉइंट जहां पर हमें लगता है कि यार इतना सारा पढ़ने को है, कभी कभी बैकलॉग हो जाता है, कैसे कवर करें, इन सारी चीज़ों से क्या होता है भाई स्ट्रेस। लेकिन हमें इसी चीज़ को ओवरकम करना है और हमारा काम हो जाएगा। तो आपकी हेल्प की जाती है through these stress management sessions. Okay, so this is also a part of the preparation. हर चीज हमारे preparation का हिस्सा है, be it stress, be it practice, everything. ठीक है, चलो अगली चीज है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। मतलब अगर आपका एग्जाम जो होने वाला है, कब होने वाला है भाई, क्या कोई चेंज आया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, कोई रिवाइज्ड डेट आई है एग्जाम की, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट कहाँ से कहाँ तक है, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, सारी बातें आप तक पहुंचा दी जाती हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद होता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन में क्या आएगा, अब चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन तब होता है जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है नीट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, हम उस पर ज्यादा स्ट्रेस करके ये रिवीजन सेशन डिजाइन करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। इतनी बातें हो गई। तो ये जो नीट कोर्स मॉड्यूल है ये आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सली डिजाइन किया है। चलिए आगे देखते हैं, अब हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। केमिकल इक्विवेलेंस क्या समझते हैं अब हम इससे जानेंगे। देखो, equivalent weight of a substance is the mass which combines or displaces with 1 gram hydrogen, 8 gram oxygen, 35.5 gram chlorine, 80 gram bromine, 127 gram। क्या है ये सब? आपको नहीं लगता ये ग्राम एटॉमिक वेट है? यस, आपको नहीं लगता ये ग्राम एटॉमिक वेट है? तो यही होता है इक्विवेलेंट वेट। केमिकल इक्विवेलेंट बोलो या फिर इक्विवेलेंट वेट बोलो, इट इज सेम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट किसी भी सब्सटेंस का वो वेट होता है जो कि इन सारी स्पीशीज को भाई डिस्प्लेस कर सके। अब ये डेफिनेशन हमारे काम की नहीं है, लेकिन सिंस यही है थ्योरेटिकली तो आपको बताया है। आगे देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज अ प्योर नंबर बट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड एज द ग्राम इक्विवेलेंट मास। और क्या बोलते हैं हम इसे? ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है। चलो, the equivalent weight of a substance depends upon nature of chemical reaction in which it takes part। अब रीजन ये स्टेटमेंट का क्या है? क्योंकि हर रिएक्शन, जब रिएक्शन वेरी करता है ना, अलग अलग रिएक्शन में एक ही स्पीशीज का अलग अलग इक्विवेलेंट वेट देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, अब थ्योरेटिकल पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कैलकुलेशन। हर सब्सटेंस का, हर स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इट इज द ग्राम इक्विवेलेंस दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब एक केमिकल रिएक्शन होता है तो ये ग्राम इक्विवेलेंस है जो कि रिएक्ट करते हैं, ओके। तो हाउ कैन वी राइट द स्टेटमेंट? वी विल राइट इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट व्हिच एक्चुअली कंबाइंस ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है। अब इसके अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, तो वो सारी चीजें अब हम देखते हैं। चलिए,
ओके, तो अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं हर स्पीशीज के लिए वो देखते हैं। सबसे पहली चीज है कैलकुलेशंस ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर डिस्कस्ड बिलो। मतलब हर एक स्पीशीज का इक्विवेलेंट वेट अलग होता है, अगर रिएक्शन अलग हो गया है तब भी अलग हो जाता है। तो ये सारी चीजें अब हम देखेंगे। अब सबसे पहली चीज जो आती है भाई वो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एलिमेंट, एन एलिमेंट या एनी एलिमेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एलिमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is obtained by dividing the atomic mass of the element with its valency। किसी भी एलिमेंट का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट जानना है तो क्या करेंगे? उसके एटॉमिक मास को वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे। क्या बोला मैंने? उसके एटॉमिक मास को। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, ठीक है, क्या है भाई? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट वेट अगर हमें जानना है तो उसका एटॉमिक मास कितना होगा? एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम विल बी 24, यस 24 होता है। और वैलेंसी क्या होती है भाई मैग्नीशियम की? मैग्नीशियम एक सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2,8,2, राइट? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +2। तो फिर डिवाइड किससे करेंगे भाई इसे? +2 से। ठीक है, सो व्हाट विल वी गेट? 12। दिस इज द इक्विवेलेंट वेट फॉर मैग्नीशियम। ऐसे हम किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके लिए जो फॉर्मूला, इतने सब अभी तक जितना भी हमने लेक्चर कवर किया है, इसमें से जब आपको इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं, जब आप नोट्स बनाते हो तो आप ये थ्योरी वगैरह नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे? ये फॉर्मूला। मैंने हमेशा बोला है फिजिकल केमिस्ट्री में हमें फॉर्मूला शीट बनानी है, फॉर्मूला चार्ट। जो भी आपकी नोटबुक है वहां पर आप बॉक्सेस के फॉर्म में अपने सारे फॉर्मूलाज एक जगह एक चैप्टर के लिख लिया करो, है ना? तो जहां पर भी आप अपनी फॉर्मूला शीट बना रहे हैं वहां पर आप इन्हें फॉर्मूलाज को, या ये जितने भी फॉर्मूलाज आज हम करने वाले हैं, इसे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो इक्विवेलेंट वेट फॉर एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद चाहो तो ये एग्जाम्पल लिख लो। डन। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एग्जाम्पल के लिए आ गया इक्विवेलेंट वेट अगर सोडियम का निकालना है तो भाई सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 अपॉन वैलेंसी भाई उसकी कितनी होती है? +1। तो क्या लिखेंगे नीचे? 1। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? 23। ठीक है। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट फॉर कॉपर, कॉपर क्या हो जाएगा? 63.6 जो कि उसका मास होता है। एंड डोंट वरी, आपको जो एटॉमिक मास है वो गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, है ना? तो इट विल बी 63.6। ओके, चलिए अब अगर क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक मतलब कॉपर 2+, राइट? तो यहां पर 2+ हो गया भाई, तो एटॉमिक मास तो सेम रहेगा लेकिन क्या चेंज हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्या चेंज हो जाएगा भाई? वैलेंसी फैक्टर चेंज हो जाएगा, 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड में क्या होगा आपका? 31.8। अच्छा, क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है और क्यूप्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्यूप्रस ऑक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक है, फॉर्मूला इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फिर आप मुझे बताएंगे कि जब हम क्यूप्रस ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड का नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉपर का इक्विवेलेंट वेट इन क्यूप्रस ऑक्साइड कंपाउंड, तो वो क्या निकल कर आएगा, और क्यूप्रिक ऑक्साइड का जब आप वेट कैलकुलेट करोगे तो वो क्या निकल कर आएगा। दोनों बातें हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। इतना क्लियर है? ओके, अगली बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट देखा भाई, और अब हमें क्या देखना है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन देखना है। ठीक है, तो देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फॉर्मूला मास। अब आप बोलोगे मैम फॉर्मूला मास, अभी तो एटॉमिक मास था। तो अरे बुद्धू, आयोनिक कंपाउंड की जब बात आती है तो हम उसका फॉर्मूला मास ही लेते हैं ना, याद है या नहीं? पहले हम जब क्या पढ़ रहे थे, कुछ तो पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ लाइक एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस ले रहे थे, या फिर ग्राम फॉर्मूला मास जब स्पेसिफिकली हम स्टडी कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला वर्ड हम आयोनिक स्पीशीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो
यहां पर फॉर्मूला मास यूज होगा, तो जो भी हमारे कंपाउंड का फॉर्मूला मास है वो it is obtained by dividing the formula mass of the ion by the charge present on it. In fact, not the compound, just the ion. ठीक है, तो this is the formula here. Formula mass of ion upon charge on ion. Formula mass of ion upon charge on ion. Perfect. ठीक है, चलो अच्छा. Note in the above expression only the numerical value of charge of the ion is written. अब आप बोलोगे कि मैम यहां पर +1 +2 क्यों नहीं लिया? तो भाई इसीलिए नहीं लिया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, जो हमारा वैलेंसी है उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, केवल प्लस या माइनस से हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ वैलेंसी फैक्टर लेते हैं, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर बात है? थम्स अप। चलिए ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयन क्या होगा? फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन चार्ज, उस पर कितना चार्ज है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के लिए इक्विवेलेंट वेट अगर मैग्नीशियम का और सोडियम का कैलकुलेट करना है तो देखो इट इज 23 ओनली, एज जो उसका मास होता है सोडियम आयन का वो 23 होता है, अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज 1, तो वील गेट 23। सिमिलरली मैग्नीशियम का अगर लेंगे, मैग्नीशियम के केस में क्या हो जाएगा? 24/2 विच इज इक्वल टू 12। अब ये 2 क्यों हुआ है पता है आपको? क्योंकि 2 उसका भाई वैलेंसी फैक्टर है। चलिए एल्यूमिनियम का बता देंगे इक्विवेलेंट वेट कमेंट बॉक्स में। Al3+, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? Al3+ आयन का कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो इसे देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ओके, अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब भाई अलग अलग एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट हम देखेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभार, तो ये डाटा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हमें पता होना चाहिए, है ना। ये हम क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है। ठीक है, चलो अच्छा, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड सबसे पहले। ओके, तो एसिड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एसिड स्पीशीज क्या होते हैं, मतलब एसिड्स किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट करते हैं, क्या होते हैं एसिड्स। तो देखो, an acid is a substance which gives hydrogen ions or hydronium ions in aqueous solution. एक एसिड कैसा सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोक्सिल आयंस, आई एम सो सॉरी, हाइड्रोनियम आयंस या फिर हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है। ठीक है, अब देखो यहां पर जरा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की बात करते हैं तो HCl एक्वस स्टेट में, मतलब अगर हमने क्या किया है, वाटर प्रोवाइड किया है, वाटर मतलब एक्वस कंडीशन प्रोवाइड करी है, तो किस तरह से डिसोसिएट करेगा? इट विल डिसोसिएट एज H+ एंड Cl-। ओके, अच्छा ये जो वाटर है ये भी किस तरह से डिसोसिएट करता है? H+ एंड OH-। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इसका और इसका नेगेटिव क्या करते हैं? कंबाइन करके क्या बना लेते हैं भाई? ये बना लेते हैं हाइड्रोक्सिल आयन H3O+। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो या तो H+ आयन दें या फिर H3O+ आयन यील्ड करें। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? So an acid is a substance which gives hydrogen ions or hydronium ions in its aqueous solution. The number of H+ ions that one molecule of an acid can furnish in its aqueous solution is known as the basicity of an acid. Second जो चीज आती है गाइस वो है कि basicity क्या होता है? What is basicity of an acid? तो पहले वो चीज हम समझ लेते हैं। Basicity of an acid, ठीक है, चलिए समझते हैं। जितने भी H+ आयंस या H3O+ आयंस एक एसिड रिलीज कर रहा है वही उसकी बेसिसिटी होगी। क्लियर है? क्या बोला मैंने? नंबर ऑफ H+ आयंस रिलीज्ड बाय an acid is
its basicity. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए क्या समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल HCl अगर हमने लिए, HCl सिंपल एसिड, ये क्या करेगा, किस तरह से रिलीज करेगा H प्लस आयंस, H प्लस एंड Cl. इसने कितने H प्लस आयंस रिलीज किए? जस्ट 1. तो इसकी बेसिसिटी क्या हो गई भाई? 1. ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, इसके बाद थोड़ा रुककर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूं कि ओनली दोस हाइड्रोजन आयंस आर रिलीज्ड दैट आर अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. चलो ये कॉन्सेप्ट सीखेंगे अब. ओनली दोस हाइड्रोजन आयंस are released that are attached to an electronegative atom. आप बोलोगे मैम क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्या होते हैं? अभी हमने नहीं पढ़ा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, लेकिन 10th में पढ़ा है आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, चलो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स अगर आपको नहीं भी पता है क्या होता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, आप मत जाने, आप सिर्फ इनके कैसे दिखते हैं, ये कौन से एटम्स हैं, इतना याद रखें. अभी के लिए मैं आपको उतना बता देती हूँ जितना रिक्वायर्ड है. ठीक है, तो हमारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं वो है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ठीक है, क्या है? FONClBri. फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, नॉट नियोन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं. इनको आज ही इसी वक्त याद कर लो, क्योंकि रही बात ऑर्गेनिक की, रही बात इनऑर्गेनिक की, रही बात फिजिकल की, हर जगह आपको ये काम आने वाले हैं. ठीक है, जस्ट लर्न इट. FONCl. देखो यहां पर तो जिंगल बन रही है फोन कॉल, BRI. ठीक है, इस तरह से आप अपनी कुछ भी जिंगल बना करके फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन तक याद आ जाएगा. तो ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस है ना सारे. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे हैलोजेंस है. तो ये तो है ही, साथ में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी है. तो फोन कॉल, BRI. इस तरह से अगर आप चाहें तो अपनी कोई भी जिंगल बना करके याद कर सकते हो. ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स. आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है. ओके, अच्छा, अब सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं. हर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता. एक एसिड में हर हाइड्रोजन आयन गाइस रिलीज नहीं होता है. सिर्फ और सिर्फ वही हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा जो कि इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से अटैच्ड है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, H2O. ठीक है, H2O लिया है. H2O को भाई और कैसे लिख सकते हो? ओपन करके लिख लो HOH. इसका स्ट्रक्चर जब हम स्टडी करने जाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होता है, HOH. ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है भाई? ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. मतलब ये जो दो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़े हैं? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से. तो कोई एक रिलीज हो जाता है और फिर किस तरह से रिलीज होता है? वो इस तरह से रिलीज होता है, H प्लस एंड OH नेगेटिव. ठीक है, एक हाइड्रोजन आयन निकल जाता है. ठीक है, तो ये डिसोसिएशन हम देखते हैं. लेकिन हाइड्रोजन आयन कब निकला? जब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच था. समझ आ रही है बात? ठीक है, चलो ओके. तो यही बोला है, ओनली दोज H प्लस आयंस आर रिलीज दैट आर अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ओके, चलो ठीक है. अब यहां पर आ जाते हैं. हमने बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया. अब देखो यहां पर, आप यहां पर भी देखो कि जो क्लोरीन है भाई, ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तभी इससे H प्लस रिलीज हो जा रहा है. क्या थी सीरीज? फोन कॉल, BRI, है ना? यही थी ना सीरीज. तो क्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है तो क्लोरीन भाई. तभी तो इसका इससे जुड़ा हुआ H प्लस है, उसका रिलीज पॉसिबल है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयंस.
ठीक है, क्लियर बात है इतनी? चलिए ओके, तो ये रही बात HCl की। इसके बाद हम देखेंगे आगे की स्पीशीज, इसमें कितनी है बेसिसिटी HCl की? जस्ट 1। ओके, अच्छा यहां देखो, the number of H plus ions that one molecule of an acid can furnish in its aqueous solution is its basicity. Verified? समझ आ गया? अच्छा, in other words, अलग words में basicity is the number of replaceable hydrogen atoms present in one molecule of an acid. मतलब ये जो हमारे hydrogen ions हैं, जब ये निकलेंगे तो इनकी जगह शायद कोई और ले ले, तो किसी और ने इनकी जगह ली ना, तो क्या बोल दिया भाई, ये हाइड्रोजन आयंस रिप्लेसेबल हैं। ठीक है, तो वही चीज है, इन अदर वर्ड्स बेसिसिटी वो भी है। हम बेसिसिटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, उतने हाइड्रोजन एटम्स जो कि हट सकते हैं, रिप्लेस हो सकते हैं। लेकिन वही हाइड्रोजन एटम्स बेटा रिप्लेस हो सकते हैं जो कि किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। ठीक है, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच्ड है। क्लियर बात है इतनी? चलिए ओके, ठीक है, अब आगे देखेंगे। यहां पर केमिकल इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स हम पढ़ रहे हैं। HCl के लिए बेसिसिटी 1 है, तो इसको क्या बोल दिया? मोनोबेसिक एसिड। क्या बोल दिया? मोनोबेसिक एसिड। मोनो स्टैंड्स फॉर 1। ओके, मोनोबेसिक एसिड। सेकेंड चीज H2SO4 के ऊपर बात करते हैं। तो भाई H2SO4 में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं? 2। कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं? 2। ठीक है, तो H2SO4 का जब आप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, जब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको समझ आएगा कि उसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन एटम से, जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। गो फॉर द स्ट्रक्चर, देखो आप क्या उसमें 2 ऑक्सीजन एटम्स या ये जो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये ऑक्सीजन एटम से जुड़े हुए हैं या नहीं। आपको समझ आ जाएगा कि जो H2SO4 है इससे 2 H+ आयंस क्यों रिलीज होते हैं। ठीक है, क्लियर बात है इतनी? तो इसीलिए इट इज अ डाइबेसिक एसिड एंड इट्स बेसिसिटी इज 2। क्लियर है इतनी? अभी तो हम सिर्फ इनकी बेसिसिटी समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम इक्विवेलेंट वेट किसी एसिड का स्टडी करते हैं तो उस केस में हम उसका मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं अपॉन द बेसिसिटी। तो बेसिसिटी कितनी है ये हमें पता होनी चाहिए ना। तो पहले तो बेसिसिटी स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम इक्विवेलेंट वेट्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे इस चीज को। चलो H2SO4 का स्ट्रक्चर देख लो। SO4 बनाते हैं पहले, S 4 ऑक्सीजन। ठीक है, सीख लो फटाफट, 2 मिनट लगते हैं। और ये हमारे 2H, तो ये हो गया H2SO4। ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। क्यों बोला जा रहा है कि H2SO4 का जो बेसिसिटी है वो 2 है? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयंस जुड़े हुए हैं ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं, तो इनका रिलीज पॉसिबल है। 2 H+ आयंस पर H2SO4 मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वी कैन से दैट इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। क्लियर? ठीक है ना? चलो अच्छा, ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, तो अब हमें समझ आ गया, अब पिक्चर बन गई हमारे दिमाग में, और अब हम नहीं भूलेंगे कि H2SO4 की बेसिसिटी 2 होती है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ये लिखा है भाई, ये HCl लिखा है, ये H2SO4 लिखा है, मैम ये जो दिख रहा है ना, यही बेसिसिटी होती है, यही बेसिसिटी होती है किसी भी एसिड की। अरे बुद्धू नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। एग्जामिनर को पता है ये चीज कि आप क्या करोगे, ये इस तरह से इसकी बेसिसिटी देख लोगे और फिर अपना काम कर दोगे, आराम से लिख कर आ जाओगे। 1 होती है बेसिसिटी, 2 होती है बेसिसिटी। एग्जाम्पल देती हूँ मैं जहां पर आपको एग्जामिनर पकड़ लेता है, ठीक है, जहां पर आपका ये वाला जो फंडा है ना ये काम नहीं करता। तो चलिए समझते हैं। हमारे पास एसिड्स हैं H3PO2 और H3PO3। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो इनकी बेसिसिटी क्या होगी। जल्दी से बता देंगे इनकी बेसिसिटी क्या होगी। चलिए आप जब तक कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हैं मैं इनका स्ट्रक्चर बनाती हूं।
H3PO2 we have. Okay. Wait. PO2 it is, right? H3PO2. Yes. ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? H3PO2 का स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर है? H3PO2 का स्ट्रक्चर है। तो अब यहां पर देखो कि ये जो हमारा हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन तो भाई किससे जुड़े हुए हैं? फॉस्फोरस से जुड़े हुए हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या फॉस्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? नहीं है, राइट? मतलब कि ये फॉस्फोरस से जुड़े हुए हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाएंगे। सिर्फ कौन सा हाइड्रोजन रिलीज होने वाला है? ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा है डायरेक्टली। समझ आई बात? तो इसके हिसाब से H3PO2 की बेसिसिटी कितनी हुई भाई? 1। बाहर से ये मॉलिक्यूल हमें बुद्धू बनाता है, देख करके हम सिर्फ लिख देंगे भाई 3 है बेसिसिटी, वही जो हम HCl और H2SO4 के साथ कर रहे थे। लेकिन यहां पर जब हम स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं H3PO2 का, तब हमें समझ आता है कि केवल एक हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है भाई। चलो देखो इसका डायग्राम बनाओ। चलिए अगला देखें, H3PO3 का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। इसका भी 3 लिखा है क्या? चलो H3PO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं। फॉस्फोरस सेंटर में है, ओके। देन ये हमारे ऑक्सीजन है, इससे जुड़े हैं हाइड्रोजन, ठीक है। इसको या तो चाहो तो ऑपोजिट कर सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। अब यहां पर क्या देख पा रहे हैं हम? H3PO3, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन कितने डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े हुए हैं? 2। एक ही है, एक ही है। तो भाई ये रिलीज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H+H+, लेकिन ये वाला जो हाइड्रोजन है ये रिलीज नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच्ड है। समझ आ रही है बात? तो इसीलिए H3PO3 की बेसिसिटी कितनी होगी? 2। इसको आप मार्क करेंगे मिस्टेक जोन में और इसको लर्न करेंगे। या तो देखो, मैंने आपको स्ट्रक्चर इसीलिए बताया क्योंकि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। स्ट्रक्चर क्यों बताया है? ताकि विजुअलाइज कर लो और रटना ना पड़े, ठीक है। तो यहां पर से आप समझ लो कि फॉस्फोरस रिलेटेड अगर एसिड आती है हमारे पास तो हमें थोड़ा सा सतर्क हो जाना है और ध्यान से समझना है कि H3PO2 है तो उसकी बेसिसिटी 1 होगी, H3PO3 है तो उसकी बेसिसिटी 2 होगी। थोड़ी टाइम में आपको ये चीजें डायरेक्टली याद हो जाएंगी। जब 1-2 बार रिविजन कर लोगे ना तो आराम से एक ही बार में याद हो जाएंगी। चलिए, क्लियर बात है इतनी? ओके, ठीक है। तो इसके हिसाब से फिर अब हमारी H3PO3 एसिड जो है ये क्या हुई भाई? ये डायबेसिक एसिड हुई। एंड H3PO2 क्या हुआ? ये मोनोबेसिक एसिड। क्लियर है इतना? थम्स अप, ओके, ठीक है। अच्छा, एक और आती है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसकी बेसिसिटी क्या होगी? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इसकी बेसिसिटी होती है 3। इसकी आप डायरेक्टली देख सकते हो, लेकिन ये फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है। H3PO3 और H3PO2 की बेसिसिटी 2 and 1 होती है। आप चाहो तो इसको पूरा एक टेबल फॉर्म में लिख लो, HCl लिख लो, H2SO4 लिख लो, H3PO4 लिख लो, फिर लिखो H3PO3 और उस पे बना लो स्टार ताकि आप सतर्क हो जाओ।
और लिख लो H3PO2 और इस पे भी बना लो स्टार और आप सतर्क हो जाओ। रेड पेन से स्टार बना लो, अलग ही दिखेगा रेड, ठीक है ना। चलो तो समझ आ जाएगा आपको कि भाई थोड़ा सा हमें अटेंटिव रहना है while solving the basicity for these। ओके चलिए ये देख लिया हमने, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ओके ठीक है, the equivalent weight of an acid is the number of parts by weight of it which can supply 1 part by weight of hydrogen। ठीक है, a molecule of HCl contains 1 atom of hydrogen and can therefore supply 1 part by weight of hydrogen। The molecular weight of HCl is therefore equal to its equivalent weight। Similarly, equivalent weight अगर H2SO4 का हम calculate करते हैं तो it is 1/2 of its molecular weight because molecule of it can supply 2 parts by weight। अब ये इतना theoretical हम नहीं जाएंगे, हम सीधी सीधी चीज समझेंगे कि जब HCl की बात आती है equivalent weight of HCl तो उसको कैसे लिखते हैं, molecular weight of acid upon basicity, या आप कह लो number of replaceable hydrogen ions, number of replaceable hydrogen ions। क्लियर है बात इतनी। अब ये HCl की जगह एसिड ही लिख लो तो ये सभी के लिए एक कंक्लूसिव फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर HCl का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी व्हाट इज द मोलिकुलर वेट ऑफ एसिड, मोलिकुलर वेट ऑफ HCl कितना होता है 36.5, बेसिसिटी कितनी है HCl की 1, सो व्हाट इज इट, क्या निकल कर आया 36.5। तो भाई इक्विवेलेंट वेट तो इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ही हो गया ना, यही बोला है यहाँ पर कि द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज देयरफॉर इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। अब जब H2SO4 की बात आती है तो हम क्या देखते हैं, H2SO4 की बात आती है तो हम क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है H2SO4 का, इट इज 98, याद हो गया होगा, अभी तक तो बहुत प्रैक्टिस करी है मॉलिक्यूलर वेट की, अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस या फिर बेसिसिटी, बेसिसिटी कितनी होती है भाई इसकी 2, तो ये क्या आ गया मॉलिक्यूलर वेट का जस्ट हाफ। तो यही आपको यही चीज बोली है कि सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इज half of its molecular weight because a molecule of it can supply 2 parts by weight of hydrogen, ठीक है। दो ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं, हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है 2 4 8 एंड 2 9 18, 49 इक्विवेलेंट वेट। क्लियर बात है इतनी। चलिए आगे देखेंगे। ओके, सो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आप नोट डाउन करेंगे, ये जो फॉर्मूला है इसको नोट डाउन करेंगे अपनी जो भी फॉर्मूला शीट है उसमें, और नीचे एग्जाम्पल्स लिख लेंगे सारे के सारे। अभी तक अब हमें इफेक्टिव नोट्स बनाना है ना, हमें पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, वो हमारे किसी काम की नहीं है। आप कैसे बनाओगे, फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डलेगी ऊपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, फिर फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद HCl का कितना होता है, H2SO4 का कितना होता है, H3PO4 का कितना होता है, उसके बाद फिर वो जो दो एक्सेप्शनल केसेस थे वो इंक्लूड कर लो, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे अपने नोट्स, ऐसे जल्दी से देखने में जो काम की चीज है वो हमें सामने दिख जाएगी, है ना। चलो यहाँ देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सम कॉमन एसिड्स आर गिवन बिलो, और इस तरह का टेबल, मतलब मैं आपको बोल रही हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ ये चीजें लिखें, जो फॉर्मूला था वो लिख लिया, उसके बाद बेसिसिटी लिख ली, फॉर्मूला तो हमें याद है ना, और क्या हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास एसिड का कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो क्या जरूरत है ये सारी चीजें लिखने की। बेसिसिटी अलग होती है, ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट अलग, बच्चे करते हैं ये सब, छोटे जब आप 9th-10th में थे तब चलता था। अब आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी प्रैक्टिस को भी स्टैंडर्डाइज्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर है, यही सारी चीजें आप पूछते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, बेटा लेक्चर्स के बीच में आपको बताया जाता है कि आप नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5 मॉलिक्यूलर वेट है,
तो क्या आ जाएगा, बेसिसिटी 1 है 36.5। सल्फ्यूरिक एसिड वेट 98, बेसिसिटी 2, 49 आ गया, ठीक है। चलो एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड क्या बोला है, एनहाइड्रस। अब इस पर थोड़ी रुककर बात करेंगे, आप पहले इतना देख लो, उसके बाद फिर हम रुककर बात करने वाले हैं, ओके। चलिए, तो एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का 90 जो उसका वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, एंड देन कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। देखो ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लेंगे यहीं पर, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH, ठीक है, H2C2O4, वेरीफाइड। देखो अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये किससे जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, तो ये इनका रिलीज पॉसिबल है, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, एक्चुअली ये H3PO4 होना चाहिए था, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इट इज देयर 32.67, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। चलिए अच्छा, अब हम ऑक्सैलिक एसिड की बात करेंगे जरा रुककर। अभी क्या देखा था, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, क्या देखा था भाई, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब एक दूसरी चीज होती है हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, क्या है भाई, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड के केस में देखो COOH तो होता ही है ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल, अलोंग विथ डॉट 2H2O, डॉट ऑफ 2H2O, ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए अब इसका देखेंगे किस तरह से प्रोसीड करेंगे। इसके केस में ऑक्सैलिक एसिड जो कि हाइड्रेटेड है और एनहाइड्रस है, ठीक है। देखो अब यहां से आप बोलोगे कि मैम इसमें जो हाइड्रोजन आयंस होंगे टोटल वो 4 होंगे, बिल्कुल भाई, ये यहां से 1 2 3 4, 1 सेकेंड, 4 5 6 होंगे, ठीक है, मान रही हूं मैं आपकी बात। लेकिन जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनको हम सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट में से कंसिडर करते हैं, यहां से कंसिडर नहीं करते। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस आर नॉट कंसिडर्ड फ्रॉम द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पार्ट। क्या बोला मैंने, replaceable hydrogen ions are not considered from water of crystallization part. समझ आया, ठीक है। तो ये वाले तो कंसिडर नहीं हो रहे हैं, भले ही हाइड्रेटेड है तो क्या हुआ, मान लिया हाइड्रेटेड में वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोजन आयंस उसमें भी होते हैं, और वो हाइड्रोजन आयंस ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़े होते हैं, लेकिन हम ये कंसिडर नहीं करते व्हेन वी राइट द बेसिसिटी ऑफ दिस ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर अगेन सेम, यहां पर क्या था भाई, एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड का वेट तो 90 था, हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का वेट कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O, कितना होगा, कार्बन 12 इंटू 2, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन 64 प्लस हाइड्रोजन 2, ठीक है, उसके बाद प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब 18 2 टाइम्स 36, ठीक है, 12 2 24, इसको भी 24 ही लिख लेते हैं, ठीक है। इनको सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा, 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 6 16, कैरी ऑन 1 2 3 3 प्लस 6 9 9 10 11 12, 126 ग्राम्स। अब
मॉलिक्यूलर वेट कितना आया भाई हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का 126, ठीक है। किसी भी एसिड का जब हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो लेते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट यहां पर अब क्या करते हैं ना स्टूडेंट्स, यहीं पर मिस्टेक जोन क्रिएट होता है। मतलब आप सोचो कि इसका तो भाई ठीक है हमने कितना ले लिया, केवल इतना कितना आएगा 64 4 8 9 10 0 कैरी ऑन 1 6 7 8 9 90। एनहाइड्रस का तो भाई 90 है वेट, एनहाइड्रस का मॉलिक्यूलर वेट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है उसका तो 90 है, तो वो तो 90/2 ही होगा, वो तो 90/2 ही होगा, तो 45 आएगा। लेकिन यहां पर जब हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लो ना। अब अगर ये बोल देते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाला पार्ट हाइड्रोजन आयंस के लिए कंसिडर नहीं होगा तो वो फिर उसका वेट भी नहीं लेते हैं। अरे वेट तो पूरे मॉलिक्यूल का लो, लेकिन बेसिसिटी कौन डिसाइड करेंगे, सिर्फ ये वाले हाइड्रोजन आयंस। समझ आ रहा है आपको? मैं ये सारी मिस्टेक्स जो आप करोगे आगे चल करके अब नहीं होंगी, लेकिन अगर ये चीज नहीं बताई होती और क्वेश्चन आ जाता तो आप क्या करते भाई, ये पूरा मॉलिक्यूलर वेट ले लिया, उसके बाद फिर डिवाइडेड बाय 4 4 6 डिवाइडेड बाय 6, ऑक्सैलिक एसिड की बेसिसिटी 6 कर दी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अच्छा अगर ये चीज करेक्ट हो जाती है यहां पर, ठीक है चलो केवल और केवल हम बेसिसिटी 2 लेंगे तो फिर मॉलिक्यूलर वेट भी सिर्फ इतनी एसिड का। अबे इसके जो H+ आयंस हैं ये तो बेसिसिटी डिसाइड करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हमें मॉलिक्यूलर वेट तो पूरे का लेना है ना। क्लियर है? 126 बाय कितना हो जाएगा 2, तो क्या आएगा हमारे पास 126/2 विल गिव अस हाउ मच, जो भी 2 6 are 12 2 3 are 6 63 ग्राम्स। क्लियर है? चलो परफेक्ट हो गया। तो ये एक्सेप्शनल केस है, इसको भी आप अच्छे से लिख लें क्योंकि हम एसिड्स पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको एसिड्स बताया, ठीक है। चलो ओके, इतने हम एक्सेप्शनल केसेस देख लेते हैं। अब आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस, लेकिन इससे पहले एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। यहां पर एसिड्स पढ़ रहे हैं ना तो यहीं पर देख लो बोरिक एसिड। अब बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3BO3, यही होता है बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। इसकी जब हम बेसिसिटी देखते हैं तो ऐसा होता है कि ये एक बोरिक एसिड ना नॉन प्रोटिक एसिड है। बोरिक एसिड इज अ नॉन प्रोटिक एसिड। नॉन प्रोटिक का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्रोटिक? देखो H+ जो होता है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। H+ आयन, हाइड्रोजन आयन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन भी बोलते हैं। तो ऐसी एसिड्स जो कि H+ आयंस रिलीज करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक एसिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, प्रोटिक एसिड। क्यों? क्योंकि वो प्रोटॉन रिलीज कर रही हैं, H+ रिलीज कर रही हैं। लेकिन बोरिक एसिड तो भाई नॉन प्रोटिक है, मतलब जो हाइड्रोजन आयन है ये रिलीज नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी होता है इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक असर्शन ऐसा आता है कि बोरिक एसिड इज नॉन प्रोटिक एसिड, येट इन एक्वस सॉल्यूशन इट रिलीजेस H+ आयंस। येट इन एक्वस सॉल्यूशन it releases H+ आयंस। अब भाई नॉन प्रोटिक है तो कैसे, किस तरह से रिलीज कर रही है? तो चलो इसके लिए हम सबसे पहले जो स्टडी करेंगे वो है इसका स्ट्रक्चर। क्या स्टडी करेंगे भाई? इसका स्ट्रक्चर। H3BO3, अच्छा H3BO3 को हम पता है और कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज BOH whole thrice. How can we write it? BOH whole thrice. दिख रहा है आपको? ठीक है, BOH whole thrice बोला है मैंने।
क्लियर है? अब देखो होता क्या है कि जब ये एक्वस मीडियम में होती है, BOH होल थ्राइस, कैसे आया? ये एक क्लब करके फॉर्मूला बना दिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3 और ये होल 3 कर दिया, मतलब कि ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है, ठीक है, और ये बोरॉन। तो अब ये आपको दिख रहा होगा बेस की तरह, लेकिन इट इज द फॉर्मूला ऑफ एन एसिड, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऐसा बोल देते हैं BOH होल थ्राइस इज प्रोटिक। हाउ? आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, तो कहाँ कंफ्यूज करेगा, ये सारी पिक्चर मैं आपको अभी दिखा दे रही हूँ, ठीक है। तो BOH होल थ्राइस जो है मैंने लिख लिया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा BOH OH OH, ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन यहां पर H+ आयंस रिलीज नहीं होते हैं। रीजन? क्योंकि नॉन प्रोटिक एसिड है, ठीक है, ऐसे माना जाता है, ये नॉन प्रोटिक एसिड है बाय डिफॉल्ट, तो इसके H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे। लेकिन फिर भी एक्वस सॉल्यूशन में ये H+ आयंस रिलीज करता है, क्यों? रीजन इज कि ये जो हमारा बोरॉन है ना भाई, ये है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। बोरॉन है एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। तो इसके पास BOH OH OH इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, ये बोरॉन बना दिया और 3 हाइड्रोजन बना दिए। तो एक्वस मीडियम में क्या करता है ये? एक्वस मीडियम में क्या होगा? वाटर होगा, तो वाटर HOH के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। बोरिक एसिड लिए हमने एक्वस मीडियम में, बहुत चालू है बोरॉन। क्या करता है कि ये जो H+ आयंस डिसोसिएट होते हैं ना, सिंस ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है भाई, भूखा है, तो क्या करता है ये OH तो अपनी तरफ ले लेता है और फिर बचा क्या? H+, तो इसको रिलीज कर देता है, ठीक है। मतलब क्या किया इसने? वाटर का ही H+ लेकर के रिलीज कर दिया। और पिक्चर क्या दिख रही है कि बोरिक एसिड नॉन प्रोटिक एसिड है, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इट रिलीजेस H+ आयंस। समझ आया? क्लियर है? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि ये बोरॉन का जो है H+ आयन नहीं है जो रिलीज हो रहा है, ये वाटर का है H+ आयन जो रिलीज हो रहा है, ठीक है। क्लियर बात है इतनी? मतलब यहां से हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन में वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, OH बोरॉन ले लेगा और बचेगा क्या? H+ जो कि रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से भाई बोरिक एसिड फंक्शन करती है। तो हम कह सकते हैं कि इन एक्वस मीडियम इट टेक्स 1 OH आयन फ्रॉम H2O मॉलिक्यूल सिंस बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। और फिर सिंस बोरॉन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज एंड देन इट रिलीजेस 1 H+ ऑफ द वाटर इटसेल्फ। थम्स अप? क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हमारी सारी एसिड्स और जितने भी एक्सेप्शनल केसेस थे वो कवर हो गए फॉर इक्विवेलेंट वेट। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हमारा केमिकल इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस। अब इसमें क्या करेंगे भाई? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस कैसे कैलकुलेट करेंगे? जिससे हमने एसिडिटी समझा था, सॉरी बेसिसिटी समझा था फॉर एसिड्स, वैसे ही अब हम एसिडिटी समझेंगे फॉर बेसिस, ठीक है। चलो तो देखो, उससे पहले जान लेते हैं कि बेस है क्या। तो बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच गिव्स हाइड्रोक्सिल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस क्या है? क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोक्सिल आयंस, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन। एसिड क्या करता था? H+ या H3O+ आयंस रिलीज करता था, बेस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, ठीक है। सो द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस दैट वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस कैन रिलीज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन या कैन सप्लाई टू इट्स एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक बेस का मॉलिक्यूल जितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा वो उसकी एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। चलो, in other words, the acidity of a base is equal to the number of replaceable hydroxyl ions या hydroxyl groups contained in one molecule of the base. चलिए, अब इसीलिए NaOH, CaOH whole twice, AlOH whole twice have acidities of 1, 2 and 3 respectively. NaOH ऐसे ब्रेक करेगा और OH नेगेटिव एक रिलीज होगा, Ca
OH होल ट्वाइस, 2 इसकी एसिडिटी रहेगी। सिमिलरली AlOH होल थ्राइस, इसकी बेसिसिटी क्या, एसिडिटी क्या रहेगी 3। क्लियर है इतना? परफेक्ट, ठीक है। तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेसिस का कॉन्सेप्ट, और इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा भाई? वही मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ बेस अपॉन व्हाट? अपॉन इट्स एसिडिटी, ठीक है। तो यहां पर देखो, जब ये ब्रेक करते हैं Na+ और OH नेगेटिव मिलता है, फिर यहां पर Ca2+ एंड 2OH नेगेटिव मिलता है, यहां पर Al3+ एंड 3OH नेगेटिव मिलता है। बैलेंसिंग चाहिए ना, तो मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ बेस इज दैट मच वेट ऑफ इट व्हिच कैन न्यूट्रलाइज वन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं, हमें जिस पर फोकस करना है वो है ये पोर्शन, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हमारे पास NaOH था तो ये एक्वस मीडियम में कैसे डिसोसिएट करेगा? Na+ एंड OH- लाइक दिस। सिमिलरली CaOH होल ट्वाइस होता है तो कैसे डिसोसिएट करेगा भाई? Ca2+ प्लस OH नेगेटिव, लेकिन कितने? 2, बैलेंस करना है ना भाई, 2OH नेगेटिव, क्योंकि OH होल ट्वाइस है ना, समझ रहे हो? तो इसीलिए 2OH नेगेटिव रिलीज होंगे, तो इट्स एसिडिटी विल बी 2, डाई एसिडिक बेस। सिमिलरली AlOH होल थ्राइस है, किस तरह से डिसोसिएट करेगा? Al3+ प्लस 3OH-, तो यहाँ से 3 निकले, यहाँ से 2, यहाँ से 1, देयरफॉर एसिडिटी 1, एसिडिटी 2, एसिडिटी 3। अब इनका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है अपॉन इट्स एसिडिटी विल बी द इक्विवेलेंट वेट फॉर अ बेस, ठीक है। चलो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द बेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बेस अपॉन एसिडिटी ऑफ द बेस। यहां से यहां तक आपका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए, ठीक है। ओके, अब यहां पर देख लो, अलग अलग बेसिस का है हमारे पास। NaOH मॉलिक्यूलर वेट 40, एसिडिटी 1, ओके। KOH molecular weight 56, acidity 1, so it will be 40/1, 56/1 respectively। तो इनका जो molecular weight है वही इक्वल टू इनका इक्विवेलेंट वेट है, जैसा HCl के केस में हुआ था, ठीक है। फिर NH4OH का molecular weight 35, acidity 1, अगेन वाई? बिकॉज एक ही हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, यहाँ पर 2 होंगे, यहाँ पर 3 होंगे, तो रिस्पेक्टिव इक्विवेलेंट वेट्स हमारे सामने हैं, ठीक है। इस तरह से हम बेसिस का करते हैं कैलकुलेट, और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। एसिड्स में एक्सेप्शन था, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे। ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट्स की अब हम बात करेंगे। इक्विवेलेंट वेट सॉल्ट्स का कैसे आता है? तो देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इज द वेट of it that contains one equivalent weight of the metal. It is so because equivalent weight of metal is equivalent to 1 part of hydrogen, ठीक है। equivalent weight of normal salts किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? equivalent weight of normal salts, normal salts मतलब ना ही acidic और ना ही basic, normal neutral salts कैसे कैलकुलेट करते हैं? Since equivalent weight of any metal is given by the relation equivalent weight of metal is equal to atomic weight upon valency, तो फिर जब सॉल्ट का कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट अपॉन नंबर ऑफ कैटायंस इनटू वैलेंसी ऑफ द कैटायन, ठीक है। या फिर मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट अपॉन टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस, टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस। जैसे Na2SO4 सॉल्ट है, ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? यहाँ पर सोडियम की वैलेंसी इन जनरल कितनी होती है? प्लस, सल्फेट की 2-, ठीक है। तो टोटल वैलेंसी इसकी कितनी हुई भाई? इसकी हुई 2+। क्यों? क्योंकि 2 सोडियम आयंस हैं। ये कैसे डिसोसिएट करेगा? इट विल डिसोसिएट लाइक 2Na+ प्लस SO4
2 माइनस लाइक दिस ना, तो 2 सोडियम आयंस हैं Na तब जाकर ये 2Na बनाते हैं और हर एक की वैलेंसी +1 है, तो +1 क्या हो जाता है +2। लेकिन हम इसे यहीं से पिक्चराइज कर लेते हैं कि 2 प्लस से जब मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 2+ ओनली, ठीक है। तो वो होता है टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस। क्लियर है इतना? इस तरह से हम सॉल्ट्स की वैलेंसीज कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, आप मुझे बताएंगे MgCl2 की वैलेंसी कितनी होगी? इक्विवेलेंट वेट फॉर MgCl2, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा अपॉन वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस, ऊपर तो मॉलिक्यूलर वेट या फॉर्मूला वेट, इसका वेट आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस। ये कैसे कैलकुलेट करोगे? तो MgCl2 के केस में किस तरह से होता है भाई? MgCl2 है हमारा सॉल्ट, किस तरह से डिसोसिएट करेगा? इट विल डिसोसिएट एज Mg2 प्लस 2Cl माइनस, ठीक है। तो चाहे आप इसकी वैलेंसी ले लो, चाहे आप इसकी वैलेंसी ले लो टोटल, और हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ उसके किससे मतलब है? मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो यहाँ देखो, चाहे इसका ले लो तो वो अपॉन 2 हो जाएगा, चाहे सिर्फ Cl का ले लो जो कि आएगा 2 माइनस, टोटल वैलेंसी है ना, टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयन बोला है लेकिन एक्सक्लूसिवली कैटायन। तो यहाँ पर Cl से आप देख सकते हो, क्योंकि सॉल्ट एज अ होल अपने आप में न्यूट्रल है, न्यूट्रल सॉल्ट है, तभी आगे यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे वो था नॉर्मल सॉल्ट्स, इक्विवेलेंट वेट ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्ट मतलब न्यूट्रल सॉल्ट, मतलब जो केटायन है और एनायन है उनकी वैलेंसी इक्वल होती है, बैलेंस करती है, तभी वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें जब हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट ले रहे हैं, नॉर्मल सॉल्ट ले रहे हैं, तो हमें टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयन लेनी है, केवल और केवल मेटल आयन, जो कि हमारा है Mg2+, तो M/2 हो जाएगा MgCl2 का। सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट फॉर NaCl कितना होगा? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इजी है। NaCl का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए ठीक है, इसका जो भी आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इट इज इजी। अगला ग्लोबुलर सॉल्ट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका? Na2SO4.10H2, Na2SO4.10H2O। तो इसका कैसे निकालेंगे भाई? इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? इट विल बी M/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेटल आयन है इसकी वैलेंसी होगी 2Na+, लाइक दिस 2+, ओके। तो इसका M/2 हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे इसको। अगली चीज है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का कितना हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वॉशिंग सोडा, देखो जो चीजें आप कर सकते हो, जो डिफिकल्ट नहीं है, आई आस्क यू टू डू इट ऑन योर ओन, ठीक है। वॉशिंग सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, नॉट वॉशिंग सॉल्ट, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा भी सॉल्ट है, इसका कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? वॉशिंग सोडा डैश उसका इक्विवेलेंट वेट लिखकर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। चलिए फिर हमारा आता है K4FeCN6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, आगे पढ़ेंगे हम। इसके केस में अगर हमें क्या बताना है, इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो वो क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द वैलेंसी ऑफ केटायन, राइट। तो यहाँ पर हम ये आयरन नहीं लेंगे, यहाँ पर हम पोटेशियम की वैलेंसी लेते हैं, जो कि होगी 1 पोटेशियम की प्लस 4 पोटेशियम है तो 4+, तो नीचे क्या आ जाएगा 4। डायरेक्टली याद रखेंगे इस चीज को, ठीक है। क्या हो जाएगा 4, ओके। क्लियर है इतना? चलिए इसका हो गया। तो इस तरह से हम जो इक्विवेलेंट वेट है सॉल्ट्स का वो हम देख लेते हैं, ठीक है।
एक आपको एक्सेप्शनल केस बता देती हूँ, मोहर सॉल्ट, जिसका आप डायरेक्टली याद रख लो, चाहे तो उसका फॉर्मूला देख लेना। मोहर सॉल्ट का जब हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो वो होगा मोहर सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास अपॉन 1, जस्ट 1, ठीक है। इसको डायरेक्टली ही याद रखो तो अच्छा है। इसमें क्यों आता है 1? तो ये भाई चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, +2 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसी वजह से हम यहाँ पर लेते हैं 1, ठीक है। बट आप उन डिटेल्स में मत जाओ, आप डायरेक्टली याद रखो मोहर सॉल्ट का जो हम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, m/1। इसका m/2 होगा, अगर अभी तक आपने देख लिया है तो इसका भी m/2 होने वाला है, ठीक है। तो गॉबलर सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड K4FeCN6 m/4, मोहर सॉल्ट m/1। इस तरह से मैंने आपको कुछ सॉल्ट्स के इक्विवेलेंट वेट्स बता दिए, ठीक है। चलो इसको डायरेक्टली ही याद रखना, इस वाले को डायरेक्टली ही याद रखना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। अब आता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड सॉल्ट। एसिड सॉल्ट क्या होता है भाई? एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? हमने तो अभी तक न्यूट्रल सॉल्ट्स देखे थे। एसिडिक सॉल्ट क्या हो जाएगा, बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा? तो देखो, एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होता है अच्छा, सॉल्ट कब बनता है पहले मुझे बताओ। सॉल्ट बनता कब है? सॉल्ट तब बनता है जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, दैट इज एसिड प्लस बेस गिव्स अस सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना। अच्छा, अब ये क्या है मैम? एसिडिक सॉल्ट बेसिक सॉल्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखो, एसिडिक सॉल्ट तब हम किसी सॉल्ट को बोलते हैं जब उसका एसिडिक पार्ट जो हमें मिलता है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हो। एसिडिक सॉल्ट की बात हो रही है तो एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस कैसा होगा? वीक बेस। तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे अभी इसके। अगर हम बेसिक सॉल्ट की बात करते हैं तो बेसिक सॉल्ट के केस में क्या होगा? एसिड प्लस बेस विल गिव अस सॉल्ट प्लस वाटर, यही होता है, ठीक है। तो यहां पर जो एसिड है हमारी, ये कैसी होगी भाई? वीक एसिड। लेकिन बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा? बेसिक सॉल्ट। अब एग्जाम्पल समझते हैं जरा, ठीक है। पहले इतना देख लो, फिर एग्जाम्पल्स देख लेंगे एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के। एसिडिक सॉल्ट क्या लेना है इसमें? एसिड स्ट्रॉन्ग लेनी है। स्ट्रॉन्ग एसिड ले ली भाई HCl, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेस ले लिया है वीक, NH4OH। वीक बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस होता है। मैं आपको पूरी एक लिस्ट दे दूंगी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस की। ओके चलो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास, वीक बेस है, तो जो हमें सॉल्ट मिल रहा है भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो जो हमें सॉल्ट मिल रहा है वो कैसा है? एसिडिक सॉल्ट। ओके, इसमें होगा क्या, किस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा ना, तो ये H2O तो बाहर हो जाएगा और बचेगा क्या? NH4Cl, ठीक है। तो ये हमारा एसिडिक सॉल्ट हो गया, प्लस H2O लिख लो, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखेंगे। एसिड ले लो स्ट्रॉन्ग H2SO4 और बेस ले लो वीक। वीक बेस कौन सा ले लेंगे? अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही ले लो,
ठीक है, तो यहाँ से H2O तो वापस बाहर निकल, H2O बाहर निकल जाएगा, हमें मिलेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस HOH 2 टाइम्स HOH 2 NH4OH। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज समझो कि 4 2 8 9 10 11 12 4 2 8 9 10 11 12। ठीक है, चलो ओके। यहाँ पर एक चीज समझो कि ये जो इसका सल्फेट पार्ट है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है, यहाँ पर जो इसका क्लोराइड पार्ट था Cl नेगेटिव, ये किससे आया है? स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। इसीलिए क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से जब भी पार्ट आता है सॉल्ट में तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्ट, एंड बेसिक सॉल्ट क्या हो जाएगा? बेसिक सॉल्ट में हमारे पास एसिड कौन सी होगी भाई? वीक, और बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। तो बेसिक सॉल्ट के भी एग्जांपल्स देख लो। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। ठीक है, बेसिक सॉल्ट में हमें एसिड कैसी लेनी है? वीक एसिड लेनी है। तो वीक एसिड हमने कौन सी ले ली? फॉस्फोरिक नहीं, हम लेंगे कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, प्लस बेस हमने कैसा लिया है? स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, या आप NaOH भी ले सकते हो, ठीक है, नो डाउट। तो जो हमें सॉल्ट मिलेगा वो H2O तो निकल जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये भाई किस तरह का सॉल्ट है जो मिला है? ये है बेसिक सॉल्ट, क्योंकि इसमें ये जो कार्बोनेट पार्ट है ये वीक एसिड से आया है, वीक एसिड, और कैल्शियम पार्ट स्ट्रॉन्ग बेस से आया है। तो जो भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेडिकल होगा ना, जो भी यहाँ पर रेडिकल स्ट्रॉन्ग होगा उसी नेचर का हमारा सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड में क्या होगा? फॉर्मूला वेट ऑफ द सॉल्ट, टोटल जो भी सॉल्ट का मास है, अपॉन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। ओके, चलो। Again, the equivalent weight of a salt is the sum of equivalent weights of the elements or radicals present in it। मतलब पहले तो हम उसका पूरा जो फॉर्मूला है उसका वेट ले लेंगे, and equivalent weight of a radical is number showing how many parts of weight of radical can combine with। okay, ये चीज तो ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। in H2SO4 2 into 1.008 parts by weight of hydrogen combined with 96 parts by weight of sulfate ion, equivalent weight of SO4 2 minus क्या हो जाएगा? कितने हाइड्रोजन्स रिप्लेस कर रहा है वो, ठीक है। तो इट इज 96 by 2 दैट इज 48। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 minus दैट इज 1 plus 48 दैट इज इक्वल टू 49। चलो, in NH4Cl 35.5 parts by weight of chlorine combined with 18 parts by weight of NH4 plus radical। अलग अलग देख रहे हैं यहाँ पर, रेडिकल्स देख रहे हैं, मतलब ये जब सॉल्ट डिसोसिएट होता है तो किस तरह से डिसोसिएट होता है? NH4 plus plus Cl minus लाइक दिस, है ना। तो इसमें 35.5 parts by weight of chlorine combined with NH4 that is 14 plus 4 18 parts by weight of NH4 plus radical। तो equivalent weight of NH4 plus कितना हो गया? 18। equivalent weight of NH4Cl कितना हो गया? it is 18 plus 35.5 that is 53.5, ठीक है। चलिए, तो सिमिलरली NaCl 58.5, सोडियम कार्बोनेट 106, 2 Na है तो डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, एक Na प्लस है तो डिवाइडेड बाय 1 कर दिया, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से हम सॉल्ट्स का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे। चलिए, ओके, सिल्वर नाइट्रेट वेट 170, और यहाँ पर टोटल वैलेंसी ऑफ मेटल आयंस Ag प्लस 170, कैल्शियम कार्बोनेट टोटल वेट 100,
2 प्लस होगा हमारा कैल्शियम का जो वैलेंसी होगा, दैट विल बी 2 अपॉन कर दिया 2 से 50। सिमिलरली यहाँ पर 3 Cl होंगे तो लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह से आता है। ओके, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वेट ऑफ विच it furnishes or reacts with half atom of oxygen। डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, रिडॉक्स में अगर हमें मतलब रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के इक्विवेलेंट वेट देखने हैं, अगर इक्विवेलेंट वेट एंड रिडॉक्स अगर देखना है तो दैट विल बी द टोटल मॉलिक्यूलर मास अपॉन सी। इट विल बी कैलकुलेटेड एज टोटल जो मॉलिक्यूल का हमारा मास है अपॉन चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल। पर मोल। ठीक है, चलो क्लियर है इतना? चलो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमने K2Cr2O7 लिया है। ये एक रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में इट इज K2Cr2O7, राइट में जब जाता है तो ये हो जाता है Cr3+। ठीक है, मतलब यहां पर जो कॉमन आयन है वो क्या है? क्रोमियम है। अब ऑक्सीडेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये अभी हमने सीखा नहीं है, रिडॉक्स रिएक्शंस में देखेंगे जब हम रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना माने कि अगर हमें Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना है तो कैसे करेंगे? पोटेशियम का होता है प्लस, तो ये 2 प्लस मतलब +2 प्लस 2x, इसका हमें नहीं पता है कितना होगा, कितनी वैलेंसी होगी, तो मैंने x मान ली है। ठीक है, x, तो इट विल बी 2x। जैसे 2 इंटू प्लस किया ना तो 2 प्लस आएगा, +2 आएगा। ठीक है, सिमिलरली 2x प्लस 7, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की? 2 माइनस, राइट? तो ये क्या हो जाएगा? -14, तो ब्रैकेट लगाकर -14। और सिंस ये पूरा न्यूट्रल है तो इक्वल टू हम 0 कर देंगे। अगर इसके ऊपर चार्ज होता 2 प्लस तो इक्वल टू 2 प्लस कर देते। इस तरह से चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस 2x, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, +2x -14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x की वैल्यू फाइंड करनी है, इट विल बी 14 - 2, या x इज इक्वल टू 14 - 2 इज 12/2, दैट इज +6। तो यहाँ पर क्रोमियम की जो वैलेंसी आई है ये +6 आई है, यहाँ पर कितनी है? इट इज +3। यहाँ पर +6 आई है, यहाँ पर +3 है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप खुद से सोचो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा। और बेटा यहां देखो इट इज 2Cr ना, तो राइट हैंड साइड में भी ये 2Cr ही होगा। यहाँ Cr2 है तो राइट हैंड साइड में भी 2Cr होगा जब हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन देखेंगे। तो अभी इन एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर कि इसका जो अब ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 आया है, तो +6 × 2 विल गिव अस +12। वेट, +6 × 2 will give us +12। ठीक है, सिमिलरली 2 × 3 will give us +6। पूरा पूरा लेंगे तो +12 और +6, पहले +12 था +6 हुआ, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? पहले +12 था +6 हुआ, तो चेंज कितना हुआ? 6 का। 12 - 6 is 6। ठीक है, तो जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा इसका अपॉन 6 विल बी दी इक्विवेलेंट वेट इन टर्म्स ऑफ रिडॉक्स। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अब इस रिएक्शन में देख लेते हैं KMnO4 और MnSO4। हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट किस में देखेंगे चेंज? मैंगनीज के ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो वी हैव KMnO4 ऑन वन साइड और MnSO4। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं। पोटेशियम का +1 होता है तो +1 +x, मैंगनीज का पता नहीं है, यहाँ पर भी मैंगनीज का पता नहीं होगा, +4, 2 माइनस है ना तो 4 2 -8, सो दिस विल बी इक्वल टू 0।
सो x -8 + 1 इज इक्वल टू 0, रीअरेंज कर लिया, x इज इक्वल टू 8 - 1 दैट इज 7, +7 आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है भाई। यहाँ पर कितना है, x मानेंगे, x मैंगनीज का प्लस SO4 2 माइनस होगा ना, पूरा पूरा -2 ले लिया, तो x इज इक्वल टू +2 आ गया। तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ठीक है, +7 से +2, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, इट विल बी +5, +7 से +2 गया है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ भाई, +5। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर हम जो redox रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी फॉर दिस रिएक्शन इट विल बी m/5। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने ऑक्सीजन के टर्म्स में दे दिया है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। अगर आपके पास सामने पूरी रिएक्शन है तो ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये ज्यादा इजी तरीका होता है, जो भी हमारा मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेंगे, तो ये 31.6 आ जाएगा फॉर KMnO4। परफेक्ट, चलो अगला एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, अगला एग्जाम्पल क्या है, 2FeSO4 + H2SO4 के इसमें हम आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। ठीक है, ये सब इन पर ध्यान मत दो, ये इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो इजी है। FeSO4 लिया है हमने, लेफ्ट हैंड साइड FeSO4 है, राइट हैंड साइड Fe2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। अब ये कैसे आया भाई, इसका x मान लिया, एंड इस पूरे कंपाउंड की वैलेंसी क्या होती है, SO4 2-, राइट, तो x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। ये आपको तब अच्छे से बेहतर समझ आएगा जब हम रेडॉक्स रिएक्शंस कर लेंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे इसके लिए, पूरा एग्जाम जब हम देने जाएंगे तब हमें सारी चीजें आ रही होंगी। अभी यहाँ पर देखो, इसका कितना हो जाएगा भाई 2x, क्यों, क्योंकि जो भी इसकी वैलेंसी है मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 2x कर दिया, प्लस सल्फर ऑक्सीजन 4 टाइम्स, मतलब सल्फेट आयन की वैलेंसी कितनी होती है 2-, राइट, 2-, लेकिन ये होल थ्राइस है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 and 2-, ये सारी चीजें आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो यहां से हमें मिलेगा -6 इज इक्वल टू 0, सो वी गेट 2x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6/2 दैट इज +3। तो आयरन की कितनी आई यहाँ से, +3 आई, कितनी आई भाई, +3 आई, यहाँ से आयरन की +3 आई। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मॉलिक्यूलर मास जो भी था उसको एज इट इज ले लिया है, एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहाँ देखते हैं तो इट विल बी +2 से +3। ठीक है, +2 से +3। अच्छा, यहाँ पर एक सेकेंड, एक चीज, हाँ, इट इज 2FeSO4 ना, और यहाँ पर Fe2, तो वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर अगर 2FeSO4 ले लोगे तो वो पूरा हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है, बैलेंस्ड है इक्वेशन, इसीलिए मैं इस 2 से इस +3 को मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, आई एम डायरेक्टली टेकिंग 2 प्लस से +3। ठीक है, +2 से +3, तो ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ, +1 मैग्नीट्यूड का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, और फिर मॉलिक्यूलर मास जो भी आएगा अपॉन 1, तो मॉलिक्यूलर मास अगर 152 है FeSO4 का, तो इट विल बी 152/1 विच इज इक्वल टू 152 ओनली। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए, तो केमिकल इक्विवेलेंस हमारा किस केस में, एज पर दिस रेडॉक्स रिएक्शंस के केस में कंप्लीट हुआ है ना। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, equivalent weight of an oxidizing agent or reducing agent is the ratio of atomic weight of the element or the molecular weight of the compound to the number of electrons lost or gained। यही है lost or gained, मतलब change in oxidation state। कैसे lost or gained मतलब क्या दिखाएगा, वो हमें number of electrons gained और lost क्या दिखाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज दिखाता है। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल। चलिए, अब जैसे यहां पर देख लो, 158/5 किया था, क्यों किया था, जस्टिफाइड है। FeCl2 से FeCl3 मतलब
आयरन +2 से +3 जा रहा है, मतलब केवल और केवल एक किसका, एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, देयरफॉर डिवाइड बाय 1 किया है। यहाँ पर हम जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाएंगे ना तो हमें चीजें इजी लगेंगी। मान लो यहाँ पर FeCl2 है और ऑन दी अदर साइड वी हैव FeCl3, तो दोनों Fe's में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है देखेंगे आयरन का। मान लो यहाँ पर आयरन का हमें नहीं पता है, X मान लिया, प्लस Cl का कितना होता है माइनस, वैलेंसी माइनस, तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमें -2 मिला इक्वल टू 0 क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज है। सिमिलरली X प्लस -3 इज इक्वल टू 0 क्योंकि -1 होता है, -1 × 3 गिव्स अस -3, तो X -2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर X -3 इज इक्वल टू 0, हमें मिल जाता है X इज इक्वल टू +2, यहाँ मिल जाता है X इज इक्वल टू +3। ठीक है, चलेगा इतना। तो ये +2 से +3 का चेंज मतलब केवल +1 का चेंज, इसीलिए डिवाइड किया है 1 से। ओके, तो लाइक दैट वी कैलकुलेट केमिकल इक्विवेलेंट्स फॉर रेडॉक्स रिएक्शंस। अब सिमिलरली यहाँ मैंगनीज के केस में, तो मैंगनीज के केस में भाई यहाँ पर जो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट था वो था +7 और +2 में चला जाता है राइट हैंड साइड, तो डिवाइड किया है 7 और 2, चेंज कितना है 5 का, 7 - 2 5, चेंज है 5 का। चेंज कब निकालते हैं, जब दो चीजों को माइनस करके देखते हैं, राइट, बिगर माइनस स्मॉलर, सो वी गेट 5, 31.6 आया। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए, ओके, इन न्यूट्रल एंड वीकली अल्कलाइन मीडियम, यहाँ पर अब जब हम देखते हैं तो MnO4- है और MnO2 है। अब देखो न्यूट्रल से मैं क्या बोल रही थी समझेंगे। MnO4- का जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाएंगे मैंगनीज का, तो इट विल बी X - 4 2 8। ठीक है, ये तो पूरे कंपाउंड पे माइनस है ना, लेकिन ऑक्सीजन का इंडिविजुअली कितना है -2, तो 4 2 8, -2 -8। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू -1, क्यों, क्योंकि ये पूरे कंपाउंड पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, MnO4-। अब ये ऑक्सीजन की वैलेंसी नहीं दिखा रहा है, ये पूरे कंपाउंड पर क्या चार्ज है वो दिखा रहा है। इस तरह से है ये रिप्रेजेंटेशन, MnO4 पूरे कंपाउंड में माइनस का चार्ज। ठीक है, तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 राइट हैंड साइड जाएगा, 8 - 1 दैट इज इक्वल टू 7 आ गया। तो यहाँ पर इसका +7 हुआ भाई। MnO2 के केस में क्या हो जाएगा, मैंगनीज का X प्लस -2 होगा इसका, तो 2 2 -4 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब पहले 7 आया, अब 4 आया, यहाँ पर +4 आ गया, तो चेंज कितना हुआ भाई, 7 - 4 दैट इज 3, इसीलिए 3 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इस तरह से। तो जब आप एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओगे ना तो इजीली आप कर लोगे। चलो, सिमिलरली MnO4-2-, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आएगा वो 1 का आएगा, तो इसीलिए हमने मॉलिक्यूलर वेट को सिंपली 1 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलिए आपके सामने रहेगा रिएक्शन, आपको सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड फॉर द सेम मेटल एटम, एक ही मेटल एटम के लिए। ठीक है, चलो, ओके। अच्छा, अब ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है किसी भी सब्सटेंस का, ग्राम इक्विवेलेंट मास की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज इट, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास इन ग्राम्स व्हिच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, सो इट इज कॉल्ड एज द 1 gram equivalent. For example, equivalent mass of oxygen is 8, thus gram equivalent mass of oxygen is 8 grams. अब 8 क्यों हुआ भाई, मैम एटॉमिक मास तो ऑक्सीजन का 16 होता है, इक्विवेलेंट मास 8 क्यों हुआ भाई, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कितना होगा 2-, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो 2 से डिवाइड किया है, तो देयरफॉर इट इज 8 ऑक्सीजन का। ठीक है, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1, तो इसका 35.5 ही रहेगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन इज 8 grams, सिंस ग्राम्स में लेते हैं हम। ठीक है,
तो उसी को हम बोल देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट वेट या फिर ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे वो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास को ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे थे, क्योंकि हम उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे थे, दैट इज व्हाई। ठीक है, परफेक्ट, डन ये चीज। चलिए, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा सिखाना चाहती हूँ। देखो, आपके अंदर होगा कि मैम कब जा करके सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालना, तो वो चीज यहीं देख लो, यहीं सीख लेते हैं, यहीं समझ लेते हैं, तो आपको फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मान लो कि Na2CO3 कंपाउंड है, इसमें हमें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हमने इसको क्या कर लिया कि ऐसे लिख लिया x, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है भाई x। तो ये जो होता है ना, जो भी ऊपर वैलेंसी होती है, उसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो सबस्क्रिप्ट में नंबर लिखा है, ठीक है, तो 2x हो जाएगा, 2x। फिर लगाते हैं प्लस का साइन, फिर लिखते हैं इनकी इंडिविजुअल वैलेंसीज, लेकिन CO3 की हमें पता है कार्बोनेट की 2 माइनस होती है, तो क्यों ना हम पूरी वही लिख दें जैसे मैं ऑक्सीजन की लिख रही थी। दिस इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है। ये क्या है भाई? न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने इक्वल टू 0 लिखा है। और जब कंपाउंड न्यूट्रल नहीं होता है तो उस केस में हम इक्वल टू -1, जैसे पहले वाले केस में लिया था, MnO4 माइनस था, होल माइनस, तो उस केस में इक्वल टू -1 कर देते, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो हम सिर्फ इक्वल टू 0 ले रहे हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? +1। तो सोडियम की जो बैलेंसी आ गई वो कितनी आई? x इज इक्वल टू +1। तो सही तो है, सोडियम की +1 ही तो होती है। बैलेंसी बोलो या ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, इंटर रिलेटेड टर्म्स है, मतलब एक्सचेंज करके यूज कर सकते हैं, तो इट इज +1, ठीक है। अच्छा, और कंपाउंड ले लो भाई, और आप ले सकते हो K2CrO4 ले लो, ठीक है, K2CrO4 ले लिया, या वेट, K2MnO4 K2MnO4 ले लो, K2MnO4। इसमें पोटेशियम की वैलेंसी नहीं बतानी है, मैंगनीज की वैलेंसी बतानी है, या मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है कि कितना होता है। तो देखो यहाँ पर ये पोटेशियम है, पोटेशियम की कितनी होती है भाई? +1 वैलेंसी होती है, तो ये हमने ले लिया +2, ठीक है, फिर बीच में प्लस का साइन। मैंगनीज की पता नहीं है, तो x प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है भाई? 2 माइनस, और हैं कितने? 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया, 4 2 ज़ा 8, विल बी -8 इज इक्वल टू 0 सिंस इट इज अ न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है। तो x -8 +2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8 उस तरफ चला जाएगा, -2 दैट इज +6, ठीक है। तो यहां पर जो मैंगनीज की वैलेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? +6 हो जाएगी। 2 + x -8 इज इक्वल टू 0, यस इट विल बी +6, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है। अगला कंपाउंड है Cr2O7 2-। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। ट्राई इट योरसेल्फ, पहले ट्राई करेंगे उसके बाद मुझे बताएंगे कि कितना आया है ऑक्सीडेशन स्टेट। Cr2O7 2-। ये जो 2- है ना, ये ऑक्सीजन का 2- नहीं है, मैं बाहर लिख देती हूँ इसको, 2- पूरे कंपाउंड के ऊपर चार्ज है, मतलब हम अब इक्वल टू 0 नहीं ले पाएंगे। इक्वल टू 0 क्या बताता है कि न्यूट्रल है, अब 2- है मतलब कि भाई ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्पीशीज है। तो चलो इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। क्रोमियम का हमें नहीं पता है, ठीक है, तो x ओके, लेकिन है कितने? 2, तो भाई वो हो जाएगा 2x, ठीक है, समझ पा रहे हो आप। क्रोमियम का हमें निकालना है, x है इसका, इट विल बी 2x, जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे यहाँ पर इसका 2- है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
तो इसीलिए प्लस 7 2 ज़ा 14 बट इट इज -14 इक्वल्स टू 2 माइनस, जीरो क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशीज नहीं है, इस पे 2 माइनस का चार्ज है। अच्छा 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू 14 minus 2 that is 12, x is equal to 12 by 2 that is +6। मतलब इस क्रोमियम का चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6। क्लियर है, कितना है भाई, +6। ठीक है, इस तरह से भाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम निकालते हैं। और ये मैंने आपको कुछ जनरल जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है स्पीशीज़ ये बता दिए हैं। ठीक है, अब आपको जो करना है वो है K2CrO4, K2Cr2O7, K2MnO4 एंड KMnO4। इसमें जो स्पीशीज मैं हाईलाइट कर रही हूं इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी नोटबुक में लिखना है और कमेंट बॉक्स में भी बताना है, ताकि मैं चेक कर पाऊं कि आप सही कैलकुलेट कर रहे हो। प्लस ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है गाइस, इनका कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये क्या चेंज आया है ऑक्सीडेशन स्टेट में, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाकर देख लो, आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये कंपाउंड पूरे पेपर में एक ना एक कंपाउंड तो दिख ही जाएगा। ठीक है, तो इनकी प्राइम इंपॉर्टेंस है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उससे फिर रिलेटेड आगे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आगे की बात है, लेकिन पहले जो हमें इनके लिए सीखना है वो है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। तो ये आप इनके इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, हर कंपाउंड में हर ऑक्सीडेशन स्टेट अलग आएगा, क्रोमियम का इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा, मैंगनीज का इसमें अलग आएगा, इसमें अलग आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने हैं और अपने पास जो भी आपके नोट्स हैं उनमें अच्छे से बना करके रख लेना। ठीक है, एंड जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करेंगे। चलिए ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी निकालना सीख लिया भाई। ओके, तो अब आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके चलिए, magnetbrains.com पर जब आप जाएंगे तो आपको जितने भी लेक्चर्स हैं या जिस भी क्लास के लेक्चर्स हैं, जो भी प्रेपरेशन आपको करनी है वो आप डायरेक्टली magnetbrains.com पर जा करके ईजिली एक्सेस कर सकते हो कंटेंट। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ढूंढने में टाइम लगता है, यहाँ पर आपके लिए सब कुछ सीक्वेंशियली अरेंज्ड है। आपको CBSE की प्रिपरेशन करनी है, उसके वीडियोस देखने हैं तो CBSE के देख सकते हैं, CBSE हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, IIT JEE, CUET, NTSE, ओलंपियाड, जिसकी भी वीडियोस आप देखनी है आप सिंपली मैग्नेट ब्रेन्स पर जाएंगे, यहाँ पर टैप करेंगे, मान लीजिए आपको नीट की वीडियो देखनी है तो आपके सामने पूरा एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें नीट 2024 के लेक्चर्स फॉर ऑल योर 3 सब्जेक्ट्स, साथ ही साथ फाउंडेशन कोर्सेस के भी लेक्चर्स आपके सामने होंगे। ठीक है, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री का लेक्चर देखना है तो आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, फिजिक्स का देखना है तो वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें केमिस्ट्री के या फिजिक्स के या बायोलॉजी के जिसके भी वॉच नाउ पर क्लिक किया है उसके सारे लेक्चर्स आपको दिख जाएंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाएंगी अलॉन्ग विद द PDF एंड सॉल्यूशंस, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाने वाली हैं, सीक्वेंशियली अरेंज्ड फॉर यू। आपको कुछ भी यूट्यूब पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, जितना भी कवर हुआ है वो लेक्चर वाइज, साथ ही साथ DPP जिस टाइम पर आई है, जिस लेक्चर के बाद या जितने लेक्चर्स के बाद DPP आई है, सब कुछ आपको अरेंज्ड मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए ओके, तो मैग्नेट ब्रेन्स पर अगर आप जुड़े हैं तो आपको पता है कि वी आर प्रोवाइडिंग 100% फ्री कोर्स अलॉन्ग विथ इफेक्टिव एंड क्वालिटी कंटेंट, और आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन, बी इट योर बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल, इजीली यहाँ से कर सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, रिलेटिव्स को बताएंगे, ताकि वो भी इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सके, अपने कंफर्ट जोन में बैठ करके सारी प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, चलिए ओके, तो जितने भी आज मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं उनका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देंगे, एंड किस तरह से नोट्स आपको खुद के प्रिपेयर करने हैं इस चीज पर ज्यादा ध्यान देंगे। चलिए ओके, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यू डू नॉट मिस एनी लेक्चर। चलिए, दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे, थैंक यू।